दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग CHSL के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको और क्या क्या इशू होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो या फिर कोई प्रोसेस में आपको दिक्कतें पैदा हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने CGL 18 और इसके पहले के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर किए हुए। CGL 18 को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, बहुत सारी दिक्कतें आई थी और वो सारा मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो आप पहले से ही अश्योर हो जाइएगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आना है। देखिए अब है क्या कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसकी डेट SSC अलग से निकालेगा, साइट पर ही निकालेगा। उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो अलग आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड है वो अलग आएगा आपका। और DV का जो एडमिट कार्ड है बच्चे आपको ये रीजनल साइट्स पर मिलेगा, जैसे आप एडमिट कार्ड निकालते थे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, वैसे ही आएगा आपका एडमिट कार्ड। तो उसके लिए भी आप अलर्ट रहिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि सेपरेट एडमिट कार्ड आता है। बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता रहती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होता है वो 10th की मार्कशीट। स्टार्टिंग आपकी 10th के मार्कशीट से होगी, राइट। और 10th के मार्कशीट में सबसे बड़ा जो आपका मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ का आपका वो है मैचिंग होता है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, वो इसी के हिसाब से माना वो लिया जाता है। इसमें अगर कोई इशू है बच्चे तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, अलर्ट में रहिएगा। अगर कोई इशू नहीं है तो DOB को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिएगा कि इसमें आप एक बार फिर से अपना जो आपने फॉर्म भरा हुआ था उससे मैच करके रखें। अच्छा, एक बात बता दूं कि लोग मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम दोबारा से फॉर्म रीप्रिंट कैसे कर सकते हैं, जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फॉर्म नहीं मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपने फॉर्म भरा हुआ था, राइट। अच्छा, इसमें जो दूसरा मिसमैच होता है वो नाम को लेकर के, किसी के नाम में सरनेम है, ठीक है ना, और आगे के में नहीं है या ID में है नहीं है। तो अगर नाम आपके नाम में, आपके फादर के नेम में, आपकी मदर के नेम में, यही 3 नाम होता है सर्टिफिकेट पे, राइट। तो इसमें अगर आपका कोई मिसमैच है या कोई वर्ड्स लेटर का कोई मिसिंग है आपका, तो उसके लिए एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट आपको कहाँ मिल बनेगा, जहाँ पर आपका कोर्ट होता है या फिर आपका कहीं पर भी जो एक वकील होगा वो आपका एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देगा आपको कि ये इसमें ये है, तो उसको आप बनवा के रख लीजिएगा। वैसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है अगर आपका मिसमैच है तो, क्योंकि देखो ये पूरा जो डेटा होता है आपका एक बार आप एडिट कर सकते हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप जाओगे तो नॉर्थ रीजन का मैं बता दूं कि 2 कंप्यूटर स्क्रीन रहते हैं, एक जो आपका ऑप्शन भर रहा होगा जो पोस्ट का प्रेफरेंस, और एक कंप्यूटर आपकी तरफ रहता है। और जैसे ही आप जाओगे आपका नंबर आएगा तो आपकी जो रोल नंबर है वो डालेगा, और रोल नंबर डाल करके वो फॉर्म दोबारा से खोल देगा। जो आपका फॉर्म था, जो आपने फॉर्म भरा हुआ था, वो फॉर्म दोबारा से खुल जाएगा आपका। और उसके बाद क्या होता है, वो उस फॉर्म को एडिट करने के लिए आपसे बोलता है, आपका नाम चेक करता है कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछेगा आपसे कि मदर के नेम में, फादर के नेम में कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपको वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन रहता है। हाँ, लेकिन कैटेगरी ये सब चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसमें बदलाव नहीं होता है आपका, राइट। चलिए, तो ये तो पहला हो गया आपका। अगर कोई मिसमैच है नाम को लेकर के या कुछ भी, तो आप इसको एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अच्छा, 10th का मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट, ये 2 अलग अलग कुछ बोर्ड में दिए जाते हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जैसे UP बोर्ड में बहुत पहले दिए जाते थे आपके। तो अगर किसी का पूरे ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है ये, तो किसी का अगर ये दोनों अलग अलग आता है तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आप मार्कशीट लेके चले गए, सर्टिफिकेट नहीं लिए, तो दोनों को लेके जाना ज़रूरी होता है। CBSE बोर्ड में ऐसा नहीं है, दोनों का कंबाइंड आता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी कोई मिसमैच है तो सेम चीज़ एफिडेविट के थ्रू आप बनवा के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये दोबारा तो बन नहीं पाएगा। अगर पॉसिबल है तो बोर्ड से बनवा सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उससे आसान है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए सर्टिफिकेट को लेके। 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट सेम वही चीज़ है। अगर अलग अलग है तो दोनों को लेके जाना है, अगर एक ही है, कंबाइंड है, तो कोई इशू नहीं है। इसको भी चेक किया जाता है, इससे भी नाम आपका मिलाया जाएगा और सब कुछ मिलाया जाएगा, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा आपका, ठीक है। अच्छा, 12th के बाद मैं आपको बता दूं कि जो 12th का मार्कशीट होता है, 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, ये तो आपका है ही। इसमें परसेंटेज को लेके बड़ा लोग परेशान रहते हैं कि सर मेरे इतने परसेंट है, कोई इशू तो नहीं। तो परसेंटेज का देखो, नोटिफिकेशन में जो लिखा होता है वही लेके चला जाता है, राइट। तो नोटिफिकेशन में आपका जो लिखा होगा उसी के बेसिस पर बातें होंगी और आगे उस पर बेसिस बातें नहीं होंगी। तो नोटिफिकेशन में जो है उसमें सिर्फ 12th लिखा होता है CHSL के लिए। तो इस वजह से आपका क्या है, सिर्फ पास होना ज़रूरी है, परसेंटेज की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। अब देखो यार, मैंने ग्रेजुएशन का जो लिखा है, मैंने ये वीडियो दोनों को लेके बनाया है, CHSL को लेके बनाया है और CGL 19 को भी लेके बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ से जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये CGL 19 को लेके बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए।
अगर आप 10+2 के हो, CHSL के हो, तो आपको सिर्फ वहीं तक की मार्कशीट दिखानी होती है। कई लोगों की ये भी डाउट रहते हैं कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन बीटेक किया हुआ है, तो क्या मुझे वो भी दिखाना है? तो जिस एग्ज़ाम में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वही चेक करा जाता है। आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट से आपने PhD कर रखा है, वो उससे कोई मैटर नहीं करता है उस टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। हाँ, जब आप जॉब करते हो और आपका ग्रेजुएशन होता है तो इंक्रीमेंट लग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ आपका 10+2 का ही रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर। अच्छा, मैं CGL 19 के लिए बता देता हूँ, सुन लीजिए आप लोग, कि आपको हर साल का चाहिए होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर 4 साल का है तो 4 साल का, 3 साल का है तो 3 साल का आपको चाहिए होता है, ठीक है ना, अलग अलग साल का। अब कुछ जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपका, वो हर साल का नहीं देती है, वो कंसोलिडेट देती है, मतलब कंबाइंड देती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ होता है कट ऑफ डेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कट ऑफ डेट मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा आपको, 12th वाले में भी, कि उसमें लिखा रहता है कि इससे पहले आपका नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही 12वीं हुआ ना होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, फॉर्म भर देते हैं सिर्फ ये जानने के लिए फॉर्म भर देते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है, या फिर देखने के लिए अभी एज नहीं हुई होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका एज नहीं हुआ, अगर आपका जो 12th है, अगर आपका जो कट ऑफ डेट है उससे पहले का ही हो गया है, उसके बाद जो डेट दिया होता है आपका, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि आपसे कह रहा है कि जुलाई 2018 को आपका 12th जो होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट, और आपका उस डेट पे नहीं है, तो आप फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, उसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको, क्योंकि कई लोग अपीयरिंग में भी होते हैं तो डाल देते हैं। तो कट ऑफ का डेट ये ज़रूर देखिएगा आप, कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, राइट, कि कट ऑफ डेट का मेरा है कि नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिए, वैसे लिखा रहता है नोटिफिकेशन में, और ये नोटिफिकेशन को लेके चलना होता है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अब तो 21 चल रहा है, तो क्या 21 के हिसाब से बातें होंगी? तो 21 के हिसाब से बातें नहीं होंगी, बातें नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी, 18 के हिसाब से होगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरी उम्र 25 साल है, अभी तो मेरी उम्र 28 हो गई है, 29 हो गई है, और अब क्या मेरी डेट तो ज़्यादा हो गई, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाऊँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो नोटिफिकेशन होता है उसी के हिसाब से बातें होती है। तो ये अलग अलग मार्कशीट आप ग्रेजुएशन के लिए बातें हो रही थी, ले लीजिएगा, कट ऑफ डेट देख लीजिएगा कि कट ऑफ डेट से पहले का है कि नहीं है आपका, राइट, और ये ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ डेट का, राइट, उस टाइम का होना चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेके बड़ा बवाल रहता है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मैं आपको समझा दूँ कि मार्कशीट आपकी अलग होती है, जो आपकी डिग्री होती है वो डिग्री अलग होती है, राइट। तो जो डिग्री आपका है, आपका वो डिग्री जनरली मार्कशीट के 1 या 2 साल के बाद मिलती है, कई जगह पर ये 3 साल के गैप पर भी मिलती है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लेकर के परेशान ना होना, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को यानी डिग्री के सर्टिफिकेट को लेकर परेशान ना होइएगा। रीज़न है कि इससे आपका कट ऑफ डेट नहीं चेक किया जाता। कट ऑफ डेट जो चेक की जाती है वो सिर्फ मार्कशीट को लेके करी जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है, कई जगह पर ये नहीं मिलता है, तो आप क्या करिएगा फिर, आप एक होता है प्रोविज़नल बनवा लीजिएगा। प्रोविज़नल चल जाता है, प्रोविज़नल एक्सेप्टेबल होता है, आपको प्रोविज़नल की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई मिसमैच है आपका, फिर से वही एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता आपका। यार वीडियोस आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि ऐसे बनाता रहूँ, और CHSL 18 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ मैं रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होती है। CGL 18 वालों के लिए जिस तरह से हेल्प हुई थी, आपके लिए भी हेल्प होगा, ठीक है। तो मैं कट ऑफ से लेकर के सब चीज़ पे लेके बातें आ रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ रिगार्डिंग, कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज करना। अच्छा, बातें करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। बड़ा बड़ा मुद्दा है कास्ट सर्टिफिकेट वाला। तीनों कैटेगरी कवर कर रहा हूँ, SC, OBC और EWS। इसके अलावा PWD भी है, ये सब भी है, लेकिन वो उतना बड़ा मैटर नहीं करता जितना कि बड़ा मैटर करता है ये तीनों कैटेगरी। बात नंबर 1 SC के लिए, देखो शेड्यूल कास्ट के लिए पहली चीज़ कि कोई डेट का चक्कर नहीं होता। डेट मतलब कि आपका 10 साल पुराना भी सर्टिफिकेट है तो भी वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट का फॉर्मेट होता है जो आपको साइट पर मिल जाएगा, SSC की साइट पर। SSC के जो भी केंद्र सरकार की नौकरियां होती है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट मांगती है SSC, या कुछ रीजनल जगह पर ये फॉर्मेट मांगते हैं। वो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा आपका, तहसील में जा कर के उसको दिखा करके उस पर स्टाम्प लगवाना होता है। वो खुद अपने हाथ से भर लीजिए और जा कर के वहाँ पर स्टाम्प लगवा लीजिएगा, वो रख लीजिएगा।
अब सवाल उठता है कि अगर वो नहीं बनवाए और मेरा स्टेट वाला ही है, क्योंकि स्टेट का फॉर्मेट अलग होता है और किसी का हिंदी भाषा में लिखा होता है, किसी का अंग्रेजी में होता है, क्या वो नहीं चलेगा? तो वो भी चल जाएगा, एससी में कोई दिक्कत नहीं होता है, एससी में भी। लेकिन कुछ जगह पर, कुछ रीजन में बताऊं, जैसे कि आपका कोलकाता रीजन है, कुछ एक दो रीजन में इसमें थोड़ा रहता है इशू कि वो फॉर्मेट मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। तो लेकिन फिर भी एससी को लेकर के कास्ट सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं आता, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर वाला होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। अगर डिजिटल वाला भी नहीं है, हाथ से बना हुआ वाला भी है, मैनुअल वाला भी, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओबीसी का एक कट ऑफ डेट होता है कि आपका इस कट ऑफ डेट से पहले का बना होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, है ना। अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए 18 का नोटिफिकेशन है और उसमें डेट 18 की लिखी होगी, अब तो चल रहा है 21-22 आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि किसी ने उस टाइम पर नहीं बनवाया, अब उसका हो गया है, तो अब तो बैक डेट का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, अब क्या करेगा वो? तो अगर आपके पास उस डेट का नहीं है, 19 का है, 20 का है, किसी भी साल का है ओबीसी का, तो परेशान मत होइएगा, आप उसको लेके जाइएगा, वो रख लीजिएगा। लेटेस्ट बनवाना है, लेटेस्ट भी बनवा लीजिए, क्योंकि बैक डेट में तो बनवा नहीं पाओगे आप, और उसको लेकर के फेल नहीं करेंगे। CGL 18 वाले में बहुत बड़ी जनता के साथ ये दिक्कत था, उसमें आपके डॉक्यूमेंट के आगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके आगे लिख देंगे प्रोविज़नल लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट, जो भी आपकी विभाग मिलेगा आपको, जैसे कोई मंत्रालय मिल गया, तो वो एक बार आपका क्रॉस चेक करता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं बनवा रखा है, बस इतना चेक करता है। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है ओबीसी वाले। अच्छा, EWS पहली बार एसएससी में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और EWS सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि CGL 18 में तो था नहीं, 19 में लगना शुरू हुआ है ये EWS का। तो ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसको लेके कुछ होंगे पचड़े। लेकिन पहली चीज़ कि अगर ये कट ऑफ डेट जो उसमें लिखी गई है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अब नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों के पास है, तो अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा बनवा लीजिए, लेटेस्ट बनवा लीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक वो वैलिड रहे। EWS की एक वैलिडिटी होती है 1 साल की, तो वो वैलिड होना चाहिए कि इस टाइम तक वैलिड है, राइट। क्योंकि अब बैक डेट में तो बनवा नहीं सकते आप, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो आप बनवा लीजिए, परेशान मत होइएगा उसको लेके, क्योंकि बहुत बड़ी जनता होंगी जो पहली बार आएगी, और एसएससी पहली बार अगर आएगी तो इतना बड़ा नहीं लेगी रिस्क, ठीक है। दूसरा दिक्कत आपको बता दूं, कई लोगों ने EWS कैटेगरी को चुन लिया था, लेकिन उनके पास EWS का सर्टिफिकेट है ही नहीं। अब वो परेशान है कि यार कहीं मैं फेल तो नहीं कर दिया जाऊँगा। अगर ऐसा कोई दिक्कत होती है, नहीं होता है, तो आपको फेल नहीं करते, आपको अनरिजर्व मान लेंगे, मतलब UR की कैटेगरी से आप क्वालिफाई करके आपका मेरिट एलोकेशन किया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। EWS को भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस है, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, बात कर, अरे यार NOC का गलत बता। और देखो, ये जो EWS की बता रहा हूँ मैं बात, ये CGL 19 के लिए बता रहा था और CHSL 19 के लिए बता रहा था, क्योंकि CHSL 18 में तो ये लगेगा नहीं। रीज़न उसका यही है कि ये पहली बार आया था आपका 19 में लगाना चालू हुआ था नोटिफिकेशन में, तो मैं ये वीडियो दोनों के लिए बता रहा था, इसलिए। इसके बाद चाहिए होती है ID, फ़ोटो और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब एसएससी अपनी साइट पर डालेगा, राइट। और उस टाइम पर ये बहुत मुश्किल हो पाता है भरना। उस समय कोई भी हेल्प चाहिए होगी मैं बिल्कुल करूँगा, अभी से चाहिए होगी आप मैसेज करिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के तैयार रखिएगा, हो सकता है बहुत जल्दी आपको ये डेट मिले। फ़ोटो वही लेके जाइएगा आप जो एसएससी में लगाया था, कोशिश करिएगा वही। कई बार मिस मैच हो जाता है तो परेशानी क्रिएट कर देते हैं वो लोग। ID प्रूफ वो रखिएगा जिसमें आपका एड्रेस भी हो। अब एड्रेस को लेके मत परेशान हो जाना कि मेरा तो एड्रेस चेंज हो गया है या उस पर कोई और एड्रेस है, ID पे कोई और है। बस उस पर एड्रेस होना चाहिए, कहीं का भी एड्रेस हो, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ID प्रूफ वही लीजिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ हो, ये ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, कई लोगों के मैसेज थे मेरे पास कि सर मैंने एज रिलैक्सेशन को ऑप्ट कर लिया था जबकि मेरे को नहीं चाहिए था। समझाता हूँ कि जैसे मान लो किसी की उम्र 23 साल है और उसने एज रिलैक्सेशन वाला जो फॉर्म होता है मतलब जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको उम्र में छूट चाहिए क्या, उसने टिक कर दिया जबकि उसको नहीं चाहिए। तो परेशान मत होना। या फिर अगर किसी को चाहिए, मतलब कोई अगर एलिजिबल है, कोई SC कैटेगरी में है, उसकी एज मान लेते हैं कि ज़्यादा थी और उसने नहीं टिक किया इसको एज रिलैक्सेशन को, तो क्या वो फिर डॉक्यूमेंट कराए कि नहीं कराए, क्योंकि अब तो फ़ायदा नहीं। तो ऐसा नहीं है, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर चेंज हो जाता है एज रिलैक्सेशन। अगर आपने नहीं टिक किया है तो टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से टिक कर लीजिएगा, वहाँ पर चेंज करने का मौका मिलता है आपको।
इतने सारे डॉक्यूमेंट पहले से रेडी कर लीजिए। कुछ इसमें से डॉक्यूमेंट मैंने आपको CGL 19 के लिए बताया है, CHSL 19 को बताया है, और कुछ 10+2 18 वालों के लिए बताया है। कोई भी डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, बहुत जल्दी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मुझे मैसेज करिए पर्सनली, पूरी हेल्प आपको मिल जाएगी।